नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एग्जाम मैराथन चैनल पर। सो एज यू नो वी आर कवरिंग इंडियन पॉलिटी द ऑसम कोर्स। सो you can join us on various social media platforms as well you if you want to, and we are at this chapter historical background of Indian polity, and we discussed the company rule in previous video, so please watch that video also. And in this particular video we discussed about the crown rule. अब क्या था सर, हमारा 1853 में हमारा कंपनी ने सोचा हम भैया अब अल्टीमेटली रूल करते ही रहेंगे। अब हमने उन्हें कोई भी टाइम मेंशन नहीं किया 1853 में। जो वो 20 ईयर्स के चार्टर रिन्यू कर रहे थे या राइट दे रहे थे, वो कुछ भी नहीं था। लेकिन किसको पता था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएगी या फिर सिपोई म्यूटिनी हो जाएगी। सिपोई म्यूटिनी ये ब्रिटिशर्स बोलते हैं, हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम इंडियन बोलते हैं। ओके। सो जब 1857 के अराउंड जब सिपोई म्यूटिनी हो गई, उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, यानी कि अब हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब सिपोई म्यूटिनी होने के से पहले भी कई सारी चीजें थी। देखिए, पीछे रिंग फेंस पॉलिसी थी, जैसे मैं बोलूंगा वेरेन हेस्टिंग्स की, और सब्सिडरी अलायंस था हमारा वेलेस्ली जी का, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था डलहौजी का। सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही थी, इसको आपको बैकएंड में थोड़ा याद रखना है, और बाकी तो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसका होगा। अब हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। आफ्टरवर्ड दिस, जब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि नहीं, अब मतलब ये राजा राजा लोग अब रिवॉल्ट करने लगे हैं और अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो दिस इज एक्ट कॉल्ड द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गुड गवर्नमेंट कैसे हुआ सर? अब इनने कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर देंगे और आपकी सारी पावर्स गवर्नमेंट की टेरिटरीज की रिवेन्यू किसको दे देंगे? ब्रिटिश क्राउन को। गुड गवर्नमेंट सर, आप ये सोचिए, ब्रिटिशर्स क्यों लिखेंगे गुड गवर्नमेंट? जो इतने इंटेलिजेंट हैं, तो क्या इससे पहले बैड गवर्नमेंट थी? नो सर, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। गुड गवर्नमेंट का मतलब ये है वी गिव यू द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब होता है कि हम सर, आप आपको क्या करेंगे, हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है जो उसको एक तरीके से एबॉलिश करके या फिर चेंज करके उसे हम वॉइस रॉय बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वॉइस रॉय। प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए। इनने क्या बना दिया? गवर्नर ऑफ इंडिया वॉइस रॉय बन गया। वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका? ब्रिटिश क्राउन का इंडिया में। तो यानी कि अब जो हमारा होगा सर, हम कैसे, यहाँ पे देखिए वाइस राय है इंडिया में, और वाइस राय इधर एसएसआई यानी कि सिक्योरिटी स्टेट फॉर इंडिया होगा, वो बनेगी। ये क्रिएटेड न्यू ऑफिस है ना, न्यू ऑफिस बनेगा, ये वाइस राय एसएसआई को जाके बोलेगा, और यहाँ पे अगर यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी यहाँ की इंडियाई वाइसराय में, वो अल्टीमेटली इसको जाके बोला, वो पार्लियामेंट में जाके बोलेगा। तो ये इनका कहने था, हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट। या फिर उनका कहने में था, इससे पहले कि आप मुगलों को पूछ पाते थे कि सर आप कहाँ ताजमहल बना रहे हैं, या फिर किसी से आप पूछ पाते थे, लेकिन नहीं, इंडियंस आपके लिए हम ये अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा याद रखें। लॉर्ड कैनिंग जो थे, हमारे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। It ended the double government, abolishing the board of control and court of directors. अब ये देखिए आपने, पहले इन लोगों ने क्या करा था? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? इनने ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से, जब इन लोगों के आपने देखा होगा फंक्शंस जो काफी ज्यादा वाइड हो गए थे, जहां ये सेंट्रलाइजेशन कर रहे थे, तो यानी कि इनने सेपरेट भी किया था इनकी पावर्स को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने बनाया था पॉलिटिकल अफेयर्स देखने के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया था क्या? कॉमर्शियल अफेयर्स देखने के लिए कंपनी के। तो उस चीज को अब ये लोग अबॉलिश कर देंगे। इसके बाद क्या हुआ? जैसे मैंने बताया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का ऑफिस बनेगा, उसको कंप्लीट अथॉरिटी दी जाएगी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, और वो ब्रिटिश कैबिनेट का होगा। वो रिस्पॉन्सिबल किसको ही होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो यहाँ कुछ अब तक कुछ ऐसा खेल चल रहा है कि वाइसराय है, सही है, वाइसराय है, और एसएसआई का ऑफिस है कहां पे? लंदन में। वाइसराय यहां से जाके एसएसआई में जाएगा, मतलब उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताएगा, और यहां से इंडिया से जाके एक तरीके से। तो ये होता है एक तरीके से, ये कहना चाह रहे थे, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। अब एक काउंसिल बनाई गई, 15 मेंबर्स की काउंसिल, किसको असिस्ट करने के लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को, और जो कि क्या होगी? एडवाइजरी बॉडी होगी, और एसएसआई ही इसका चेयरमैन होगा। अब ये जो काउंसिल थी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, एक काउंसिल भाई बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है यहाँ पे? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है सर, कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुइड इन इंडिया। यानी कि सर आप अब सरकार पे भी केस कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था एक तरीके से, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एक तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो आप यानी कि आप सिंपल सा समझिए, इंडियंस अब आप हम पे भी केस कर सकते हैं, और हम भी आप पे कर सकते हैं। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे वांट टू से अबाउट। ओके। अब सर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ? कोई भी फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये लोग इतनी सब चीजें बनाई इनने,
अपना कंपनी को अबॉलिश कर दिया, कह दिया कि हम आपको गुड गवर्नमेंट देंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कुछ भी हुआ ही नहीं, सब्सटेंशियल पावर इंडियंस के हाथ में कुछ आई ही नहीं। और जो एक तरीके से मैं बोलूं स्ट्रीम्ड लाइंड किया, यानी कि अपने ही फेवर के लिए इन लोगों ने क्या किया कि हम लोग कैसे बढ़िया तरीके से अपना रूल इंडियन गवर्नमेंट पे चला सके और सुपरवाइज और कंट्रोल कैसे कर सके। तो सब्सटेंशियल वे में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो सिस्टम था देखने में अच्छा लगता था, लेकिन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन बहुत डिफरेंस था। अब आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब आपको बैकएंड में कुछ चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हो चुका है आपका 1853 में, और मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि देखिए ये रेलवे आ गया तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, ये सब हो गया, मिल सकते हैं एक दूसरे से जाके, तो यानी कि हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गई और ये सब चीजें हो गई, अब एक जगह पे जाके कंसोलिडेट हो सकती है, और हम ब्रिटिशर्स के एक तरीके से क्रिटिकल होना शुरू कर दिया हमारा। ठीक है, अब इस एक्ट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब ऐसा लगने लगा, क्योंकि अब आप देखिए इनको नेसेसिटी तो इसलिए लगने लगी ना, क्योंकि लोग अवेयर होने लगे, तो इनको ऐसा लगा कि अब कुछ ना कुछ हमें थोड़ा करना चाहिए। अब क्या हुआ, इसने बिगिनिंग करी सर रिप्रेजेंटेशन, आप समझिए इस चीज को, रिप्रेजेंटेशन इंडियंस एज अ इंडियंस, लेकिन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, लेकिन वो क्या कैसे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का यहाँ पे मतलब है कि उनके पास कोई पावर नहीं है एक तरीके से खास, लेकिन क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे किसके, लॉ मेकिंग इंडिया के। वायसराय इनको नॉमिनेट करेगा। लॉर्ड कैनिंग के तो उस टाइम जो वायसराय थे, उन्हें 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। अब इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, आप समझिए, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब आपको कुछ चीजें बैकएंड में याद रखनी है। देखिए 1773 एक्ट से हमारा सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है, क्या होता है, स्टार्ट होता है, बिगिनिंग होती है। फिर हमारा 1833 में जाके हम बोलेंगे फाइनल स्टेप होता है, किसका, सेंट्रलाइजेशन का। और फर्स्ट स्टेप कौन सा है, ये वाला एक्ट 1861 से आपकी क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होती है। और फाइनल अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिसेंट्रलाइजेशन कब होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब इलेक्शन हो जाते होने शुरू होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग, वहां पे फाइनल स्टेप हमारा डिसेंट्रलाइज होता है। इस चीज को याद रखिए, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन 1773, फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन 1833, एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन 1861, एंड फाइनल स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब जब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया है, तो जो इंटरनल ऑटोनॉमी थी एक तरीके से, जो हमारी पहले ले ली गई थी प्रोविंसेस की, आपको पता था ना, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल प्रेसिडेंसी का सबऑर्डिनेट बना दिया था, और वहां पे इनडायरेक्टली कौन रूल कर रहा था, जो उन्होंने अपने एक एंटिटी भेजी थी वो। तो अब क्या हुआ है, जो थोड़ी सी हमें ऑटोनॉमी, यानी कि ऑटोनॉमी के एक तरीके से थोड़ा सा पावर देना शुरू कर दी, लेकिन वो भी पावर नाम की थी। ठीक है, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और हमारा पंजाब में। अब वायसराय जो है वो रूल बना सकता है, मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन इन बिजनेस इन द काउंसिल, इट इज सेम लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ टुडे। तो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 77 हमारा क्या बनाता है, मैं थोड़ा सा करंट में रिलेट करके बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो प्रेसिडेंट क्या होता है, आज कन्वीनियंट रूल बनाता है ट्रांजेक्शन के लिए, जैसा आपको पता होगा, तो सेम सेम रूल पे उसी तरीके से। ठीक है, अब पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया। पोर्टफोलियो सिस्टम को अब क्या करा गया, रिकॉग्निशन दी गई। देखो पास तो पहले ही हो गया था, लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये चीज पास एग्जीक्यूटिव, लेकिन उस चीज को हम बोलेंगे कि रिकॉग्निशन दी गई, लेकिन अब इसमें रिकॉग्नाइज कर दिया गया। अब वायसराय जो था इन मेड इन चार्ज बना दिया 2 और मोर डिपार्टमेंट्स के, क्योंकि पोर्टफोलियो सिस्टम यही होता है, डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट में डिवाइड करना, सही है। और इसी को ऑथोराइज किया गया फाइनल ऑर्डर्स पे ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंसिल मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट। ओके, अब वायसराय जो है वो क्या ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है विदाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो इस तरीके कुछ और मोर और लेस हम कहेंगे एक तरीके से पावर हमारी अभी भी है। अंडर आर्टिकल 123 हमारा प्रेसिडेंट अब भी क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस लाता है, तो मोर और लेस सेम है, लेकिन थोड़े से चेंज है, लेकिन हाँ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। उसके बाद आता है हमारा ये 3 इन द सीरीज चल रहा है ना, 1861 आया हमारा, 18 फिर 1892 आएगा। अब इसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन कर दी गई किसकी, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की। अब आप समझिए ये क्यों कर रहे हैं एक्सपेंशन, देखिए इस चीज को बैकएंड में समझिए, अगर आप पॉइंट भी सीधे पढ़ेंगे अब आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं समझ में आएगी। अब आप देखिए 1885 सर आपका बैकएंड में कांग्रेस बन गई है, मॉडरेट फेस चल रहा है कांग्रेस का, समझिए इस बात को सर। 1885 से 1905 तक लगभग मॉडरेट फेस चलता है, तो अब आपकी ड्रेन थ्योरी आ गई है, ड्रेन थ्योरी बाय दादा भाई नरोजी। तो उनने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो सब्जुकेशन हमारा करा जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो अब इंडियंस को समझ में आने लगा है। तो इसलिए अब ये धीरे धीरे
कैसी? इकोनॉमिक, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स देना शुरू करेंगे, लेकिन वो भी हमारी क्या, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी साथ में खेलेंगे। तो इस चीज को आप समझिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस बढ़ाए गए और पावर दी गई डिस्कसिंग बजट। और बजट क्या चीज है? इकोनॉमिकल। मैंने बोला ना, क्योंकि देखिए इकोनॉमिकल क्रिटिक बन गए हैं, आपका कांग्रेस बन गई है, ड्रेन थ्योरी आ गई है, मॉडरेट फेस चल रहा है, तो इस चीज को समझिए। लेकिन आप देखिए इसको डिस्कस करने की पावर दी गई है, आप समझिए इस चीज को डिस्कस करने की। कोई भी सब्सटेंशियल पावर अगर मैं कहूं, सब्सटेंशियल पावर नहीं है। वी हैव ओनली द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट, और हम आस्क कर सकते हैं क्वेश्चंस भी। इसको लेटर ये एक्सपांड भी करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे कांग्रेस अपनी आगे लड़ाई आगे बढ़ेगी फ्रीडम के। अब बस को अब एक ये फैक्ट याद रखना है, अगर आपसे सीधे सीधे पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिस्टम ऑफ बजट कहां इंट्रोड्यूस हुआ? बजट ब्रिटिश इंडिया में 1860 में। अब इसने प्रोवाइड किया नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन। इससे पहले सर आपका क्या हो रहा है, ये देखिए, वाइसरॉय जो है, वाइसरॉय ओनली नॉमिनेट कर रहा है 1861 वाले एक्ट में, ओनली वाइसरॉय, इस चीज को समझिए। अब वाइसरॉय जो है वो रिकमेंडेशन ले रहा है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव की, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसी सेम ग्राउंड पे जैसे यहाँ वाइसरॉय चल रहा है हमारा सेंट्रल में ना, ऐसे ही हमारा प्रोविंसेस लेवल पे क्या चल रहा है? गवर्नर। यहाँ पे प्रोविंसेस लेवल पे सेम गवर्नर का खेल चल रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उन वहां रिकमेंडेशन ली जा रही है म्युनिसिपैलिटीज की, यूनिवर्सिटी की, ट्रेड यूनियन, जमींदार और चैम्बर्स की। यानी कि अब मेजर जो हमारा बोलेंगे इंडियंस में जो रोल प्ले करने लगे पॉलिटिकल रोल, उनकी अब रिकमेंडेशन ली जा रही है। इनकी देखिए सिंपल सी पॉलिसी है, ब्रिटिशर्स को पहले ये कैरेट दिखाएंगे और फिर स्टिक लगाएंगे पीछे से। इस चीज को समझिए, ये सब है ना, ये बहुत ही चालाकी से सारी पावर्स दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का एक तरीके से रोल अब बैकग्राउंड में शुरू हो गया, आपको उस चीज को थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है। और यही जो हमें वाइसरॉय जो रिकमेंडेशन दे रहा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारा रिकमेंडेशन ले रहा है इन लोग, इसी चीज को हमने समझा कि हमें लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन मिल गया। इलेक्शन वर्ड कभी यूज नहीं हुआ, समझिए इस चीज को, लेकिन जो रिकमेंडेशन हुई, हमसे पूछा गया, किसके? बंगाल ऑफ चैम्बर कॉमर्स से पूछा गया, एसोसिएशन से पूछा गया, जमींदार से पूछा गया, इस चीज को हमने समझ लिया कि ये चीज हमारा इलेक्शन हमारा है, लेकिन प्रिंसिपल एक तरीके से नहीं था, इनडायरेक्ट था, इसी चीज को हम समझे। ओके, उसके बाद हमारा मेजर एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया थे, और लॉर्ड मिंटो जो हमारे थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। अब आप देखिए बैकएंड में थोड़ा सा समझिए, 1905 में कर्जन ने क्या करा? पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया है, और हमारा एक तरीके से मैं बोलूं 1907 के साथ एक्सट्रीम फेज भी शुरू हो जाएगा कांग्रेस का। तो उस चीज को आप बैकएंड में थोड़ा सा याद रखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा आपको मैं बताता जाऊंगा थोड़ा सा बैकएंड में, अगर आप वो चीजें याद रखेंगे तो, क्योंकि हर चीज की पॉलिटिकल बैक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वो इंक्रीज कर रहे हैं, शायद इसका सर मैटर है, क्योंकि पीछे जो है जबरदस्त अपोजिशन हो रहा है गवर्नमेंट का, समझिए आप इस चीज को। अब इसने इंक्रीज कर दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे, और सेंट्रल लेवल पे तो आप कुछ ऐसा मान लिया बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल मेंबर मेजोरिटी थी वो जो मैनेज ही मतलब मेंटेन ही रखी थी, और प्रोविंशियल लेवल को क्या कर दिया था, प्रोविंशियल लेवल पे क्या कर था, नॉन ऑफिशियल मेंबर अब आप मेजोरिटी रख सकते हैं। तो यानी कि अब देखिए आप ये बैकएंड में थोड़ा थोड़ा पावर यानी कि रुझाने की कोशिश कर रहे हैं इंडियंस को, ताकि हमारा और विरोध ना हो। डेलिब्रेटिव फंक्शंस बढ़ाए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल के बोथ लेवल्स पे, और मेंबर्स अब जो है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आस्क कर सकते हैं, बजट पे रिजोल्यूशन भी मूव कर सकते हैं। आप समझिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर हमें मिल रही है सर धीरे धीरे, क्योंकि बैकएंड में कांग्रेस वर्क कर रही है, लोग समझना शुरू हो गए हैं, हमारा पीछे न्यूज़पेपर्स मिलना शुरू हो गए, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हो गया है, उन चीजों को समझिए आप। ओके, अगला पॉइंट है हमारा, फर्स्ट टाइम एसोसिएट करा गया इंडियंस को विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स, यानी कि वाइसरॉय सेंट्रल लेवल पे, गवर्नर हमारा प्रोविंशियल लेवल पे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो फर्स्ट इंडियन थे जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए, और उन्हें एज अ लॉ मेंबर
अपॉइंट किया गया। अब सर एसोसिएट क्यों करा जा रहा है ऑफ इंडिया को, अब आपको बैकएंड में समझ में आ गया होगा क्यों एसोसिएट किया जा रहा है, क्योंकि वहां कांग्रेस से डिमांड हो रही है। अगर आप सीधे बुक पढ़ेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, बिलीव मी, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा समझ में आएगा। पॉलिटी की एक एक लाइन आपको समझ में आए, मैं यहाँ पूरी कोशिश करूंगा। अब इसने क्या करा, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन कर दिया किसका, मुस्लिम्स का, एक्सेप्टिंग, अब इस चीज को आप समझिए, एक्सेप्टिंग, यानी कि इनसे किसी ने कहा तो होगा ना कि हमें कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, वो कहा था सर। आगा खां हमारे शिमला डेपुटेशन पे गए थे 1906 के बाद, और जो बाद में आके हमारी मुस्लिम लीग बनती है, तो शिमला डेपुटेशन में इनने सेपरेट इलेक्टोरेट की एक तरीके से डिमांड करी थी, ठीक है, डिमांड करी थी और वो एक्सेप्ट करी गई थी। समझिए आप इस चीज को, इसने प्रोवाइड नहीं, एक्सेप्ट किया था, तो यानी कि वीकेंड में किसी ने मांगी होगी और मैंने आपको बता दिया किसने मांगा, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एक तरीके से आ गया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, किसी को पता भी नहीं होता सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप मान लीजिए, आइडियल कंडीशन मान लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 से लेकर 5 तक है मुस्लिम्स, ओके, और ये 6 7 8 लोग हैं नॉन मुस्लिम या फिर अदर रिलीजन। अब सेपरेट इलेक्शन में क्या होता है, या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है सर, इन्हीं सीटों पे, यानी कि इनकी मेजोरिटी तो मुस्लिम ही यहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़ा होगा और ओनली मुस्लिम ही इन्हें वोट देंगे, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आई होप आपको सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो इसने क्या करा, लीगलाइज कर दिया किसको, कॉम्युनलिज्म को। लॉर्ड मिंटो को एक तरीके से क्रिटिसाइज भी करा गया, फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट कह के, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स अब खेलना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों ने बंगाल का पार्टीशन कराया हमारा फ्रीडम स्ट्रगल कमजोर करने के लिए, आप समझिए। और यही चीज हमारा यहाँ पे क्या करा, इनने मुस्लिम को अपीस करने की कोशिश करी, या फिर अपीस करने की कोशिश, एक इडियोलॉजी बनानी शुरू कर दी, डिवाइड एंड रूल, जो हमारा प्रीवियसली शुरू हो गया था, अब ये हमारा धीरे धीरे डिवाइड एंड रूल फॉर्मलाइज होने लगा, फॉर्मलाइज होने लगा। पहले ये करते थे पता नहीं चलता था, अब ये करने लगे, लिख के आने लगा एक्ट्स में। अब आप इस चीज को समझिए, इसने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करी किसकी, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन की, चैंबर ऑफ कॉमर्स की, यूनिवर्सिटीज की और जमींदार्स की। उसके बाद अब हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, और हमें मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मॉन्टेगो हमारे सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया थे और चेम्सफोर्ड हमारे वाइसराय थे। लेकिन बैकएंड में देखिए मैं बताता हूं, इसमें भी थोड़ा बैकएंड समझिए। अब हमारा सर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हमारी स्टार्ट हो गई। अब ब्रिटिशर्स भी थोड़ा सा यहाँ पे वीक होने लगे थे, तो इस चीज को भी आप समझिए। एक चीज और समझिए, द ग्रेट मैन अराइव इन द फेज, हु इज दिस, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इन 1917 रिटर्न फ्रॉम द अफ्रीका। अब हमारा गांधीयन फेज शुरू हो गया है सर, तो इस चीज को आप बैकएंड में ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसने क्या करा, अब आप समझिए मैं क्यों कह रहा हूं द ग्रेट मैन अराइव इन द हिस्ट्री। अब आप समझिए ना, हम लोग इस टाइम हैं एक तरीके से हमारा कॉलोनी, कॉलोनी से हम जाएंगे डोमिनियन स्टेटस पे, डोमिनियन स्टेटस पे, और यहां से चाहिए हमको इंडिपेंडेंट। अब आप ये सोचिए 1773 या फिर हमारा मैं बोलूं 1600 से जब से ब्रिटिशर्स आए और 1919 चल रही है सर, आपको कुछ भी सब्सटेंशियल मिला, इंडियंस को कुछ भी पावर मिली? हम लोग प्रोविंशियल डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं, कांग्रेस कंटिन्यू डिमांड कर रही है ऑटोनॉमी, हमें कुछ मिला नहीं मिला है। लेकिन ऐसा क्या हो गया 1919 से और 1947 लगभग 30-35 सालों में कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गई सर, बिकॉज ऑफ द ग्रेट मैन द गांधी। गांधी, क्योंकि ये जो चीज है ना कॉलोनी और डोमिनियन और इंडिपेंडेंट होना, सर ये चीज हमारी जहां पॉपुलेशन का, जिसे मैं बोलूं 6 to 7% हमारा लिटरेसी रेट है और पॉपुलेशन अराउंड 39 करोड़ के समथिंग है, तो इस पॉपुलेशन को जो कांग्रेस नहीं कर पाई, कोई नहीं कर पाया, वो हमारे गांधी जी कर गए। अपनी लैंग्वेज में सिंपल भाषा में हमें बताना शुरू कर दिया कि हमें अगर जीतना है तो हम मिलिटरली नहीं जीत सकते ब्रिटिशर्स से। क्यों? क्योंकि सर हमें ब्रिटिशर्स ने सब्जुगेट कर रखा था, मिलिटरली नहीं, पॉलिटिकली। पॉलिटिकली हमें स्लेव बना रखा था, तो हमें जो इंडिपेंडेंस जो मिलेगी वो भी पॉलिटिकली ही मिलेगी।
जब तक ये बात इंडियंस को समझ में नहीं आएगी तब तक वो इंडिपेंडेंस नहीं ले सकते, और ये चीज समझाने का काम किया महात्मा गांधी ने। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कैरेट एंड डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी शुरू कर दी गई है, और बैकएंड में मॉन्टेगो चैंसलर रिफॉर्म से जस्ट पहले ही रॉलेट एक्ट हमारा कर दिया था, जो स्ट्रिक्ट डिनोट करता है, ठीक है। और ये मॉन्टेगो चैंसलर रिफॉर्म ये कैरेट हमारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज भी चल रही है, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझ के रखिए, ठीक है। अब हम ये समझते हैं पूरा अपना आगे का खेल। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया गया, और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को सेंट्रलाइज कर दिया गया और यूनिटरी कर दिया गया। ओके, अब आप समझ रहे हैं ना, सेंट्रलाइज और यूनिटरी कर दिया। अब उसके बाद किया प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। समझिए इस चीज को, पहले प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को क्या किया, यानी कि मैं यहाँ हमारी जो आज की विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी बात कर रहा हूं, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, सब्जेक्ट को ट्रांसफर और रिजर्व। और उन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को, जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे वो किसके, गवर्नर उन पे रूल बनाएगा या फिर एडमिनिस्ट्रेट करेगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द काउंसिल, यानी कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन रिजर्व जो सब्जेक्ट होंगे जो हमारे, वो विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, वो रिजर्व सब्जेक्ट पे हमारा कोई भी रूल बनाने के लिए या फिर हमारा रूल करने के लिए उन सब्जेक्ट्स पे वो विदाउट रिस्पॉन्सिबल हमारा वर्क कर सकते। अब इस चीज को आप समझिए, इन लोगों ने इतना बड़ा खेल खेला, गांधी जी बोल रहे थे कि सर हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दीजिए, ये क्या कर रहे हैं, हमसे खेल खेल रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स को बांट दे रहे हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसमें हमारी सब्जेक्ट लिस्ट डिवाइड कर दी और डुअल स्कीम लॉन्च कर दी, जिसको हम बोलते हैं डायरकी, प्रोविंशियल लेवल पे। और अनसक्सेसफुल सर इसलिए ही रही क्योंकि सब्जेक्ट्स जो थे, जो हमारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा जब हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल को गवर्नर, उन चीज में कोई सब्सटेंशियल चीज डाली ही नहीं गई, मेन जो चीजें थी वो रिजर्व में ही रखी गई। इस चीज को आप थोड़ा समझिए। अब इनने क्या करा, 6 में से 3 मेंबर्स वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जा सकते हैं एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ जो कि इंडियन होंगे। फ्रेंचाइज दी गई लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन, ऑलमोस्ट अबाउट 10% लोगों को एक तरीके से धीरे धीरे वोट हमारा मिल जाता है प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन पर, इसी के थ्रू जाके बाद में 1935 में जो इलेक्शन होंगे वो भी होते हैं। अब क्या हुआ, इसने एंड करा कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर, सॉरी यहां पे एंडेड नहीं एक्सटेंडेड होगा, एक्सटेंडेड, इस चीज को आप याद रखिए, एक्सटेंडेड, ये यहाँ पे एरर है, ठीक है। इसने फिर से एक्सटेंड किया, जो हमारा 1909 से कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ है उसको एक्सटेंड किया। इस चीज को आप ध्यान रखिए, एक्सटेंड है यहाँ पे, ये एंडेड धोखे से यहाँ पे एरर है, टेक्निकल एरर। किनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया, 6 को इंडियंस को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो यूरोपियंस को और हमारा इंडियंस को। फर्स्ट टाइम इसने बाइकेमरलिज्म इंट्रोड्यूस करा गया, डायरेक्ट इलेक्शंस कंट्री में, जो कि मैंने बताया ना कुछ डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे हमारे बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी और दिस थिंग। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी अब वो रिप्लेस कर दी गई किससे, बाइकेमरल लेजिस्लेचर से, जिसमें अब अपर हाउस भी होगा और लोअर हाउस भी होगा, और मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जिससे किससे चूज करे जाएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन से। इस चीज को आप समझिए, ये डायरेक्ट इलेक्शन बहुत ही कम लोगों को हमारा वोटिंग राइट मिला हुआ है, उनके बेसिस पे हो रहा है। ओके, अब एक नया ऑफिस बनाया गया लंदन में, हाई कमीशन ऑफिस इंडिया इन लंदन, और उसको सारे फंक्शन जो थे, जो हमारा जो अब तक एसएसआई परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, उसको सारी पावर ट्रांसफर कर दी गई। सेंट्रल पब्लिक कमीशन फॉर्म करी गई 1926 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। प्लीज इस वाले पार्ट को आप नेग्लेक्ट मत करना, ये चीज पता होना चाहिए, ली कमीशन के थ्रू हमारा रिकमेंडेशन हुआ और बाद में जाके हमारा यूपीएससी बनेगा। बजट को, प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट को सेपरेट कर दिया गया और ऑथोराइज कर दिया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को टू इनेक्ट देयर बजट। अब वो अपने बजट को खुद इनेक्ट कर सकते हैं। अब आप समझिए, मैंने बताया ना, अब आपको इकोनॉमिकल जो इंडिपेंडेंसी होती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, वो धीरे धीरे मिलनी शुरू होगी, क्योंकि वहां बैकएंड में कांग्रेस वर्क कर रही है और भी काफी सारी चीजें चल रही है। आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, तो रटिए मत, समझिए चीजों को, ठीक है। इसने अपॉइंटमेंट किया गया, इसने कोशिश करी इस एक्ट के थ्रू प्रोवाइड किया गया कि हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, कि हमारा इंडिया में जो है रूल एक तरीके से कैसा चल रहा है। लेकिन सर एक्सट्रीम
जिसे मैं बोलूं एक्सट्रीम अपोजिशन हो रहा है इंडिया में गांधी जी की तरफ से एक, जिसे मैं बोलूंगा हमारा 1919 का फेज है ना, ये तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और समथिंग समथिंग, आपको पता होगा हिस्टोरिकल, आप तो बढ़िया यूपीएससी के एस्पिरेंट है, पता ही होगा। तो वो चल रहा है, लेकिन इतना जबरदस्त हिट हुआ, गांधी बैक टू बैक सत्याग्रह और ये सब चल रहा था। इन लोगों को कमीशन जो है 10 साल ने बोला था, इनको 2 इयर्स पहले ही बुलानी पड़ गई 1927 में। साइमन कमीशन आई और साइमन कमीशन को रिपोर्ट करना था कंडीशन ऑफ इंडिया पे, और रिपोर्ट इनने जो सबमिट करी गई 1930 में, सब ने बाइकआउट किया। क्यों? आपको पता होगा, गो बैक समन, ब्लैक ब्लैक व्हाइट, क्योंकि इंडियंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। सर आप क्या बात करते हो ब्रिटिशर्स, हमें इंडियंस के रूल बना रहे हो, हमें इंडियंस पे रूल कर रहे हो और हमारे लिए को ही इंक्लूड नहीं कर रहे हो। और कांग्रेस यहाँ पे आ गई है, अब वो समझने लगी है सारी चीजें जो ब्रिटिशर्स हमारा खेल खेल रहे हैं, तो वो डिमांड तो आएगी ही बैक एंड में कि हमें सब्सटेंशियल पावर कुछ दी जाए। इसकी रिकमेंडेशन की थी आप डायरकी को एबॉलिश करिए, ठीक है, क्योंकि डायरकी तो एक तरीके से वर्क ही नहीं कर रहा था, क्योंकि आपने सब्सटेंशियल पावर दी नहीं। अब गांधी जी को क्या खेल खेल रहे हैं ये, गांधी जी ने कहा हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दीजिए, तो हमने कहा हाँ दिया सर, आपको डायर की इंट्रोड्यूस करके 2 लिस्ट बना दी और प्रोविंशियल की अलग कर दी। और गांधी जी बोले अच्छा भैया बहुत बढ़िया। तो गांधी जी को बहुत गुस्सा आया और गांधी ने धड़ाधड़ आपका जो है मूवमेंट हमारे स्टार्ट करे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्सटेंड करो प्रोविंसेस में, ये चीज क्यों कही गई, क्योंकि बहुत ज्यादा अपोजिशन हो रहा है। प्लीज हर चीज की बैकएंड है हिस्ट्री में, समझिए इस चीज को। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, इसने रिकमेंड करा है, समझिए आप, ये हुई नहीं है, ये रिकमेंड किया है कि फेडरेशन बनाओ, फेडरेशन बनाओ ब्रिटिश इंडिया की और प्रिंसली स्टेट की, और कॉम्युनल इलेक्टोरेट को आप कंटिन्यू रखो, हमारा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है। अब इसी साइमन कमीशन में हमारी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, ब्रिटिश इंडियन आती है और इंडियन प्रिंसली स्टेट आती है, और इसी के बेसिस पे व्हाइट पेपर हमारा जो रिलीज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे, जो कि ज्वाइंट सेलेक्टिव कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारा सबमिट होता है, और उसी के बेसिस पे हमारा क्या आ जाएगा बाद में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चीज अलग है, अलग इन द सेंस ये है, यहाँ पे कॉम्युनल अवार्ड आता है। कॉम्युनल अवार्ड क्या होता है, सेकेंड जो हमारा अंबेडकर जी होते हैं, अंबेडकर जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके हमारा सेपरेट इलेक्टरेट मांगते हैं, सेपरेट इलेक्टरेट, जो मैंने आपको बताया ना सेपरेट इलेक्टरेट क्या होता है, वहां पे एक ही जना जो है जिसकी मेजोरिटी है वही लोग वोट कर सकते हैं, वो तो कॉम्युनल बेसिस पे इनने मांगा, और उस चीज को हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था। थोड़ी सी चीज और याद रखिए, हमारा अंबेडकर जी थे वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, गांधी जी ओनली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, ओनली सेकंड, वो भी हमारा गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, वो बैकएंड में हिस्ट्री है, बस आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, कॉम्युनल अवार्ड अनाउंस हो गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, रैम से मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया गया, जो कि पीएम भी थे उस टाइम और हमारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी थे। रिप्रेजेंटेशन किसको दे दी गई, माइनॉरिटीज को, और उसे कहा गया कॉम्युनल अवार्ड। द अवार्ड नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू द सेपरेट इलेक्टरेट, समझिए, फॉर द मुस्लिम्स और सिख्स, यानी कि अब ये किसको एक्सटेंड कर दी गई, शेड्यूल कास्ट या डिप्रेस क्लास को भी। गांधी जी को इस चीज पे बहुत जबरदस्त गुस्सा आया, गांधी जी बोले सर हम तो ये खुद ही देखेंगे ना, आप ये क्या कर रहे हो, आपने पहले ही हमें बहुत डिवाइड कर दिया है, अब आप फिर से सारी चीजें ये कर रहे हो। तो गांधी जी को बहुत गुस्सा आया और उन्हें फास्ट एंड टू डेथ ले लिया यारावादा जेल में, और अवार्ड को मॉडिफाई करने के लिए डिमांड करी गांधी जी ने। एट लास्ट हमारा क्या होता है, जब अंबेडकर जी को ये तो पता था कि ब्रिटिशर्स ये खेल खेल रहे हैं, बस वो चाहते थे कि अब जो हमारी डिप्रेस्ड क्लासेस की एस्पिरेशंस हैं वो थोड़ी अलग हैं, इन लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया गया है, तो इन लोगों को थोड़ी अलग डील करने की डिमांड मांगी बेसिकली, अगर मैं बोलूं अम्बेडकर जी ने। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि गांधी जी की बहुत पॉपुलैरिटी थी, तो गांधी जी फिर हमारा अम्बेडकर जी राजी हो गए, बहुत सारे उन पर प्रेशर था, पॉलिटिकल भी और भी ज्यादा प्रेशर था, और तो फिर बाद में पूना पैक्ट साइन होता है 1932 में। ऑन लीडर्स ऑफ कांग्रेस यहाँ पे गांधी जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिप्रेस्ड क्लासेस यहाँ पे अंबेडकर जी को, तो इन्हीं दोनों के बीच में हमारा पूना पैक्ट साइन हुआ था। और बाद में फिर डिसाइड करिएगा सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट ही होंगे, बस डिप्रेस्ड क्लासेस को हमारी सीट्स दे दी जाएगी। आई होप सो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 50 to 60% चीजें सर यहीं से उठा ली गई हैं हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में। समझिए ये एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, बैक एंड में समझिए, हमारा वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है 1939 और 1945 में, जो हमारी लगभग चलती है।
मतलब इस 1935 की इस चीज के दौरान ही हो जाती है, क्योंकि 35 के बाद सीधे हमारा 47 आ जाएगा इंडिपेंडेंस एक्ट, तो इसी के ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा अगस्त ऑफर भी आता है। अगस्त ऑफर में क्या होता है, हमें सर लक ने फेवर करा। जर्मनी अटैक्ड ब्रिटिश, या फिर ब्रिटेन, जर्मनी ने अटैक कर दिया कि ब्रिटेन को खत्म कर दो। अब ब्रिटेन वीक होने लगा था और वहां से बहुत प्रेशर आ रहा था। क्या हुआ, ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटेन ने कह दिया वी आर एट वॉर विद द जर्मनी। बी आर कौन है यहाँ पे, इंडियंस। लेकिन गांधी जी को बहुत गुस्सा आया, अरे ये क्या बात हुई, हम लोग वॉर पे इंडिया से, ये बात बहुत गलत हुई। तो वॉर की एफर्ट्स में साथ देने के लिए, क्योंकि इंडियंस का रोल अब बहुत ही क्रूशियल हो गया था अगर ब्रिटिशर्स को जीतना है, क्योंकि आप समझिए ये सब रूल कर रहे हैं, वॉर लड़ रहे हैं, ये सब कहां से, इंडिया से रिवेन्यू आ रहा है ना। तो ये जो सस्टेन कर रहा है रेवेन्यू साइकिल, जो इंडिया बहुत ही ज्यादा उनके पास कैश काउ है, वो कैश काउ को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, आप समझिए इस चीज को। फिर अगस्त ऑफर आता है, उसमें कहते हैं कि इंडिया, हमारा कांग्रेस, आप हमारा वॉर में साथ दीजिए, हम आपको बाद में डोमिनियन स्टेटस देंगे, और प्रोवाइडेड कि आपके जो हमारी माइनॉरिटी वगैरह है वो भी इस चीज को राजी हुए। लेकिन सब ने इसको हमारा बोलेंगे कि अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया, और कुछ भी हमारा हम एक तरीके से सब्सटेंशियल वे में चेंज नहीं हुआ। बाद में हमारा क्रिप्स प्रपोजल आता है। क्रिप्स प्रपोजल आता है किसमें, 1942 में। किसको फॉर्मलाइज करने को, समझो फॉर्मलाइज, हमारा जो अगस्त ऑफर फेल हो गया था उस डिमांड को फॉर्मलाइज करने के लिए क्या आता है, क्रिप्स ऑफर। लेकिन क्रिप्स ऑफर को भी गांधी जी बोल देते हैं ये पोस्ट डेटेड चेक है, क्योंकि इसमें यह कहा गया था कि आफ्टर द वॉर वी विल प्रोवाइड यू द ऑटोनॉमी और डोमिनियन स्टेटस। तो वो चीज गांधी जी को समझ में नहीं आई, बोले अरे आप ये क्या कर रहे हो कि आप लोगों का फेडरेशन बनेगा या फिर आप सब लोग राजी हो जाएंगे, हम देख लेंगे अपना, आप फिलहाल अपनी बात पे डटे। लेकिन सर क्रिप्स प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि जिन्ना जी कांग्रेस कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो अगस्त ऑफर भी फेल हो गया, क्रिप्स प्रपोजल भी फेल हो गया, कुछ भी सब्सटेंशियल हमें यहाँ पे गेन नहीं हुआ। अब समझिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को, बैकेंड में आपको सब समझ में आ गया होगा। एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइडेड, आप ये समझो प्रोवाइड किया गया है, बनाई नहीं गई है, इसने प्रोवाइड किया गया ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाओ आप, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट को बना के। लेकिन फेडरेशन कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाई ऑल इंडिया फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग, बिकॉज प्रिंसली स्टेट डिनाइड, प्रिंसली स्टेट डिनाइड। अब ये समझो क्यों प्रिंसली स्टेट ने डिनाई किया, क्योंकि सर ये ब्रिटिश पैरामाउंट सी का पार्ट थे। इन लोगों को वेरी मच ऑटोनॉमी थी विद इन देयर रूल। प्रिंसली स्टेट्स का ब्रिटिशर्स जो है सिर्फ एक्सटर्नल रूल देखते थे, उनको विद इन देयर टेरिटरी काफी ज्यादा जो थी वो ऑटोनॉमी थी, और जिसे हम बोलते हैं सुजरनिटी, एग्रीमेंट ऑफ सुजरनिटी, ठीक है। उस चीज को तोड़ना पड़ता अगर हमें फेडरेशन बनाना है। लेकिन प्रिंसली स्टेट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगी, क्योंकि देखिए प्रोविंसेस अलग चीज है और रजवाड़ास अलग चीज है। प्रोविंसेस की डिमांड अलग है और रजवाड़ास, या फिर मैं इसे बोलूं आपका प्रिंसली स्टेट, इनकी डिमांड अलग है। प्रिंसली स्टेट को बहुत ऑटोनॉमी है अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंट सी, जो कि 1813 के अराउंड साइन कर दी गई थी लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। इसको वॉरेन हेस्टिंग से कंफ्यूज ना हो, ये ओनली लॉर्ड हेस्टिंग है, ठीक है। बैक एंड में थोड़ा सा याद रखिए। प्रिंसली स्टेट से अगर आप पूछेगा क्यों डिनाई करा, बिकॉज उनको क्या थी, ऑटोनॉमी थी विद इन देयर रूल अंडर ब्रिटिश पैरामाउंट सी। अब क्या गया, फेडरल प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई, जो कि आज भी है हमारी अंडर शेड्यूल 7, और रेसिड्यूटरी पावर्स दे दी गई 22 राय को, 22 राय को। अब आप समझिए, देखिए सिविल सर्विसेज कैसे खोल लिया। देखिए इस भूल में बिल्कुल मत चली जाएगा कि मैं अपनी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत कर लूंगा, मेरी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। नहीं, 100% नहीं होगी, कुछ चीजें रह जाएंगी तब भी, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन हो जाएगी, आपका बेस तैयार हो जाएगा। अब यूपीएससी में क्वेश्चन आया सर, आई थिंक 2018 का क्वेश्चन है कि रेस्टिट्यूटरी पावर किसको दी गई। वहां पे वायसराय ऑप्शन ही में नहीं था, वहां पे ऑप्शन था गवर्नर जनरल। अब ये वायसराय आया है 1858 में अराउंड, ये शुरू गई है ये वाली पोस्ट। तो हम लोगों ने अगर सीधे पॉलिटी पढ़ रही है और माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, तो वो स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि गवर्नर जनरल उसका आंसर होगा। तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। समझिए इस चीज को, वायसराय और गवर्नर जनरल यहाँ पे एक ही तरीके से, ठीक है। इट अबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में जो हमारी डायरकी थी ना, जो लिस्ट बनाई गई थी, पहले ने क्या किया, 2 लिस्ट बनाई, ठीक है।
और 2 लिस्ट बनाने के लिए फिर से प्रोविंसेस लिस्ट को इनने फर्दर डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्ड और हमारा रिजर्व में। तो उस लिस्ट को अब क्या करा गया, अबॉलिश कर दिया गया, वो डायरकी अबॉलिश कर दी गई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी। और पीछे आप समझिए वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, उसका बैकएंड में बहुत इंडियंस को कहा जा रहा है कि इंडियंस का सपोर्ट लो, तो उन सब चीजों की चीजें हो रही हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में आई, लेकिन बाद में वो जाके डिसकंटिन्यू हो जाती है क्योंकि कुछ भी ये लोग सब्सटेंशियल नहीं देते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइडेड डायरकी एट द सेंटर। ठीक है, क्योंकि लेकिन ये कभी इफेक्ट में नहीं आती है, इस चीज को आप याद रखिए, इसने प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, लेकिन हमारी कभी भी इफेक्ट में नहीं आती है। बाइकेमरलिज्म यानी कि 2 हाउसेस हमारे कहां, प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कर दिए गए और कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को फिर से एक्सटेंड किया गया डिप्रेस्ड क्लासेस पे, वुमेन पे। विमेन पे इस चीज को ध्यान रखिए, विमेन पे सीडीएस में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है 1935 से, कौन सी चीज में को एक्सटेंड किया गया था, तो यहाँ पे कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे वुमेन को भी देखिए सब में बांट दे रहे हैं। वुमेन क्या है, इनका मतलब था डिवाइड एंड रूल खेलो, जम के बांटो इनको। ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी थी वो अबॉलिश हो गई, जो कि बनी थी कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। फ्रेंचाइज एक्सटेंड करी गई, यानी कि वही मैं बता रहा था, जो वोटिंग राइट मिल जाते हैं लगभग वो 10% मिल गए। ठीक है, वोटिंग राइट मिल गया, फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोटिंग राइट, राइट टू वोट। सेटिंग अप ऑफ आरबीआई, जो कि आज भी है और वो बाद में जाके हमारा वह सही रहता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। करेंसी और हमारा क्रेडिट कंट्री का मैनेज करने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड किया गया किसका, फेडरल पीएससी, प्रोविंशियल पीएससी और ज्वाइंट पीएससी, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल, प्रोविंशियल और ज्वाइंट, यानी कि दोनों, जैसा कि सेम जैसा आज का स्ट्रक्चर है वैसा उसी टाइप का। फेडरल कोर्ट, जो मैं बोल रहा था ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में नहीं है, वो अलग चीज थी, और ये फेडरल कोर्ट डिफरेंट है, यही हमारा सुप्रीम कोर्ट बनेगा बाद में जाके। ठीक है, तो आप ये चीज समझ जाइए। अब आया हमारा सर इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947। अब क्या था सर, अब हमें आप ये सोचिए, गांधी जी और ये सब बैकएंड में चल रहा है। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स जो है वो कमजोर हो गए। 1945 के अराउंड जो हमारी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रही है, वहां पे ब्रिटिशर्स को अपना ही अस्तित्व संभालना काफी एक तरीके से हार्ड हिट किया गया था। तो क्लेमेंट एटली जो थे, उनने अनाउंस कर दिया गया कि हम बाय द एंड ऑफ जून 30 1948 इंडिया छोड़ देंगे और ट्रांसफर कर देंगे पावर रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स के। अब सर हमें इतना डर था ना, पहले तो हमें ये लग रहा था कि अरे ये ब्रिटिशर जाते क्यों नहीं, हमें ऑटोनॉमी देते क्यों नहीं ये सब कुछ करते। लेकिन जब ये ट्रांसफर पावर कर रहे थे तो हमें डर था। क्यों था, क्योंकि सर हम तैयार नहीं थे, कॉम्युनल रिवॉर्ड्स हो रहे थे, उधर जिन्ना जी कंटिन्यू डिमांड कर रहे थे, और उधर डायरेक्ट एक्शन डे और जाने क्या क्या। ठीक है, अब मुस्लिम लीग भैया, यही मैंने आपको बता ही दिया, एजिटेशन हुआ मुस्लिम लीग का, वही पार्टीशन भैया, उन्हें चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, कोई भी, अब इनने इस एक्ट में ये भी प्रोवाइड किया गया, बिकॉज ऑफ द मुस्लिम लीग नहीं मान रही थी, तो उन्होंने कहा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया का, वो उन्हीं पार्ट्स पे एप्लीकेबल होगा जो पार्ट मानते हैं। यानी कि अगर प्रिंसली स्टेट्स चाहती हैं कि हम इंडिया के साथ जाना चाहें तो वो इंडिया के साथ चले जाएं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहें पाकिस्तान के साथ चले जाएं, और हमारा अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं तो इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, फिर बाद में आप देखिए एक चीज, माउंट बिटन प्लान, इसने किसको, पार्टीशन प्लान, आप समझिए, अगस्त ऑफर भी नहीं, क्रिप्स प्रपोजल भी नहीं, किसी में भी पाकिस्तान की डिमांड एक्सेप्ट नहीं करी गई, बट फाइनली माउंट बिटन पार्टीशन ऑफ इंडिया, माउंट बिटन प्लान, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अल्टीमेटली हमारा ले लिया। ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट दे दिया किसको, इंडिपेंडेंट, इसको इंडिपेंडेंस एक्ट को 1947 में एक एक्ट पास होता हुआ दिखाई है, जो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसने ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया और इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट बनाई गई। कहां कहां कब से, 15 अगस्त 1947 से। क्रिएशन हुई 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, आप समझिए डोमिनियंस, वी आर नॉट मच इंडिपेंडेंट बट डोमिनियन। समझिए हम डोमिनियन स्टेटस कहते किसे हैं सर, डोमिनियन का मतलब होता है पॉलिटिकल, आपको पॉलिटिकल और लीगल पावर्स मिल जाएंगी, पॉलिटिकल और लीगल पावर्स मिल जाएंगी। गांधी जी को लगा सर हमारा तो कॉमन फ्रंट ही नहीं बन रहा है, हम तो ऑल इंडिया फेडरेशन ही नहीं बना पा रहे हैं, हम जो फेडरेशन फेडरेशन चिल्ला रहे हैं ना इतनी देर से, हमारा सर कॉमन फ्रंट नहीं बन पा रहा था जो ब्रिटिशर्स हमें पावर देते। लेकिन इसमें क्या हुआ, इंडिपेंडेंस एक्ट में ब्रिटिशर्स खुद ही हट गए हमारा प्रिंसली स्टेट्स को, अभी मैं आगे बताऊंगा, तब जाके हमारा एक तरीके से एक कॉमन फ्रंट बन गया और ये हमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया।
क्योंकि डोमिनियन स्टेटस में हमें पॉलिटिकल पावर मिल गई, लीगल पावर मिल गई, तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। अब वाइसराय का ऑफिस जो था वो एबॉलिश कर दिया गया, गवर्नर जनरल प्रोवाइड किया गया बोथ डोमिनियंस के लिए, और जो कि किससे अपॉइंट करा जाएगा, ब्रिटिश किंग से, क्योंकि हम लोग अभी भी डोमिनियन है, यानी कि डोमिनियन का मतलब क्या होता है, हमारा एक ऊपर से सोवरेनिटी और किसी के ऊपर भी है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि डोमिनियन कैबिनेट की एडवाइस पे जो लिया जाएगा। इट empowered the two dominions of the do from frame and adopt any constitution। इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ को रिपील कर सकते हैं, वो अभी आगे मैं बताऊंगा, बाद में जाके रिपील भी करती है, ठीक है। ब्रिटिश पैरामाउंट, ये जो चीज थी समझिए सर, ये चीज मैं बात कर रहा हूं, ब्रिटिश पैरामाउंट सी लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंट सी, जो मैं बोल रहा था ना, प्रिंसली स्टेट डिनाई कर रही थी, फेडरेशन फेडरेशन जो हम चिल्ला रहे थे, ये पहले प्रिंसली स्टेट्स राजी नहीं थी कि हम अपना जो है तोड़ेंगे, क्योंकि इनको बहुत ऑटोनॉमी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा भैया अब तो हम ही जा रहे हैं प्रिंसली स्टेट, आप अब हमारा एग्रीमेंट ऑफ सुजरानिटी आप तोड़िए चाहे मत तोड़िए, हम खुद ही जा रहे हैं। तो इसने सारे रिलेशंस जो थे अब ब्रिटिशर्स ने खुद ही तोड़ दिए, क्योंकि अब ये इनको एक प्रेशर भी बन रहा था, पॉलिटिकल प्रेशर, कि हमारा अब एक तरीके से मैं बोलूं कि रहा भी नहीं कि अब हम इंडिया में रूल कर पाएंगे, क्योंकि अब इनको सब समझने लग गए थे, गांधी जी सब खेल समझने लग गए थे, उधर हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया था, मोस्ट फियर्स है, डू और डाई, समझिए उस चीज को थोड़ा सा, ठीक है। अब इसने उसके बाद फ्रीडम दे दी गई इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को, कहीं भी जो मैं बता चुका हूं रिमेन इंडिपेंडेंट और देने के लिए गवर्नेंस, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही काम करेगा गवर्नेंस के लिए, क्या, जब जो हमारी गवर्नेंस कंट्री की चलेगी, डोमिनियन स्टेटस की चलेगी, टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, यानी जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, वो प्रोविंशियल गवर्नर्स होंगे और नॉमिनल हेड्स होंगे किसके, स्टेट्स के, और जो एक्ट करेंगे किसके एडवाइस पे, रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ड्रॉप किया गया टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया की जगह, या फिर एम्प्रेस जो इंडिया की थी, रॉयल टाइटल्स में किंग ऑफ इंग्लैंड, या फिर वहां पे जब क्यून होती थी उस टाइम तो किंग ही थे, ठीक है। और सिविल सर्विसेज का डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि अब सिविल सर्वेंट को पता थी हम बहुत पिटेंगे, चले जाए यहाँ से, क्योंकि वो सब ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, कहाँ के, इंडिया के, और जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, जो कि आपको पता होगा बाद में जाके ओथ लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई 1946 में, और वही बाद में जाके हमारी पार्लियामेंट बन जाती है इंडियन डोमिनियन की। इंटरिम गवर्नमेंट बनती है 1946 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है, मैंने सिर्फ उन्हीं को लिखा है जो हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को आपको पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का होना चाहिए, जोगिंदर नाथ का, इन सबका, ठीक है। मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसका जो मैं बोलूं चेयरमैन था एक तरीके से वाइसराय, वो हेड, या फिर हेड मैं बोलूं काउंसिल का तो वो वाइसराय था, लेकिन इस चीज को याद रखिए वाइस प्रेसिडेंट जो था काउंसिल का वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। अब फर्स्ट कैबिनेट फ्री इंडिया की है, ये कुछ थोड़ा सा याद रखिए। और बी आर अम्बेडकर को लॉ में बनाया, देखिए कुछ चीजों को समझिए, देखिए बी आर अम्बेडकर ही इज द मास्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझिए, तो उन्हीं ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो लॉ के ही पोर्टफोलियो हेल्ड करेंगे। बाकी हम फर्दर इस चीज को फर्दर क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज एक तरीके से रिपीट होगी, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी कवर कर ली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगली वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, I am signing off. Yogesh Gangwar. I pray to the God. God bless you all.